नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे संसद में बजट, जो अभी बिहार ITI का एग्ज़ाम के लिए चल रहा है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे। चलिए आज हम जानते हैं संसद में बजट के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के संदर्भ में मंत्री द्वारा भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिस वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहते हैं। बजट में सरकार की प्राप्तियों को, जिनमें सरकारी विधेयक रखे जाते हैं, 3 भागों में देखा जा सकता है: संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि। तो संचित निधि में है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संचित निधि का वर्णन किया गया है। इसमें सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व तथा सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों व सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों से प्राप्त धनराशि का वर्णन किया जाता है। सरकार द्वारा पूरा खर्च संचित निधि से होता है तथा बिना संसद की अनुमति के इस निधि से धन नहीं हो सकता है। आज का क्लास में पार्लियामेंट का ख़त्म हो जाएगा और इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, इसलिए आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। इस निधि से धन निकलने के लिए राष्ट्रपति समर्थ बनाया गया है। जब कभी सरकार को संसद की स्वीकृति मिलने से पूर्व ही अप्रत्याशित आवश्यक खर्च करना पड़ता है, तो इस प्रकार अव्यय के लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। लोक लेखा निधि सरकार की सामान्य प्राप्तियों एवं अव्यय के अतिरिक्त सरकारी लेखों में कुछ अन्य लेन देन, जैसे भविष्य निधियों के संबंध में लेन देन, अन्य जमा आदि का हिसाब भी रखा जाता है, जिसके संबंध सरकार लगभग एक बनकर के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार प्राप्त रकमों एवं उसके वितरण को लोक लेखा निधि में दिखाया जाता है। सामान्यतः यह निधि सरकार की नहीं होती है, अतः इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण व ऋण देना भी शामिल है। बजट पारित होने की प्रक्रिया। संसद में बजट पारित होने से पूर्व निम्न प्रक्रियाओं से गुजरता है: बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियां द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक का पारित होना। भारत में बजट की पद्धति का आरंभ भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1958 के कार्यकाल में हुआ। 1859 में प्रथम बार जेम्स विल्सन को लॉर्ड कैनिंग की कार्यकारिणी का वित्त सदस्य चुना गया था। जेम्स विल्सन द्वारा सर्वप्रथम 1860 में वायसराय की परिषद में बजट पेश किया गया, इसलिए इन्हें भारत बजट पद्धति द्वारा जन्मदाता कहा जाता है। बजट में बदलाव। वर्ष 2017 में पेश हुए बजट में 2 प्रकार से बदलाव किया गया है। एक, अर्थ समिति 1924 से चले आ रहे अलग से रेलवे बजट के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। इस 1924-2016 तक रेल बजट को संघीय बजट को अलग अलग पेश किया जाता है। पहले बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के पेश किया जाता था, किंतु वर्ष 2017 से बजट अब 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है। संसदीय समिति। संसद एक वृहद निकाय है जो अपने समक्ष लाए गए विषयों पर प्रभावी रूप से विचार करती है तथा इसके कार्य भी अत्यंत जटिल है। अतः पर्याप्त समय व विशेषता के अभाव में संसद अपने वैधानिक उपायों व अन्य मामलों की जांच विभिन्न संसदीय समितियों के सहयोग से करती है। भारतीय संविधान
के अंतर्गत 2 प्रकार की समितियां हैं, अस्थायी समिति और अस्थायी समिति। प्रमुख समितियां व उनके कार्य। लोक लेखा समिति। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। वर्तमान में इस समिति में कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। यह परंपरा वर्ष 1967 से चली आ रही है। यह केंद्र सरकार के विभागों व मंत्रालयों के लेखों की जांच कर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनती है। लोक लेखा समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष 3 प्रतिवेदनों सौंपे जाते हैं। विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षक प्रतिवेदन। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) भी समिति की बैठकों में भाग लेता है और सहायता करता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। इस समिति की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे यह नीति संबंधी विषय की जांच नहीं करती तथा कार्य होने के बाद में कर रिपोर्ट तैयार करती है, और फिर भी इसने कई घोटालों जैसे जीप बवर्स, कोयला आदि घोटालों को उजागर किया है। इस समिति का गठन 1950 में जॉन मेथाई वित्त मंत्री की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। यह सबसे बड़ी समिति भी है। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा लोकसभा के सदस्यों से ही निर्वाचित होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों में से एक लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य है तो वह स्वयं की समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। यह प्रतिवर्ष गठित होने वाले समिति के इसके निम्नलिखित कार्य हैं: वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त अनुदानों पर चर्चा करना, खर्च कम करने के लिए एवं प्रशासन में सुधार लेने के लिए वैकल्पिक नीति तैयार करना, संसद में अनुदान की मांग रखने की सिफारिश करना। सार्वजनिक उपक्रम समिति। इस समिति का गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। शुरुआत में इसमें 15 सदस्य 10 लोकसभा प्लस 5 राज्यसभा से थे, किंतु 1974 में इसकी सदस्य बढ़ाकर 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा कर दी गई। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से चुना जाता है। वह इसके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। प्रत्येक वर्ष इस समिति के 1/5 भाग सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्य सरकारी उपक्रमों के लेखों का परीक्षण करना है। यह सभी समितियों में सर्वाधिक प्रमुख समिति है। इसका गठन किसी विधेयक पर विचार विमर्श हेतु उसी सदन में किया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तथा इसमें विधेयक के विषय से संबंधित कुछ विशेषज्ञ सदस्य अनिवार्य रूप से होते हैं। समिति द्वारा अन्य विशेषज्ञ लोगों को उनके विचार जानने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस समिति को संसद सदस्यों को प्राप्त अनुमतियों के हनन का मामला इस राज्य समिति को सौंपा जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के प्रारंभ में अथवा समय समय पर किया जाता है। इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य व राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं।
विशेषाधिकार समिति सौंपे गए प्रत्येक प्रसंग की जांच करेगी तथा इन तथ्यों के आधार पर यह निर्णय करेगी कि किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो उसका स्वरूप क्या है और किन परिस्थितियों में हुआ है। यह समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 व न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होती है। यह समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी हम नहीं बोलेंगे तथा इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक आम चुनाव के बाद किया जाता है और लोकसभा भंग होने पर साथ यह स्वतः समाप्त हो जाती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हुआ और ये पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम हिंदी में संसद बोलते हैं, और इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और कोशिश कर रहे हैं कि 8 बजे से भी क्लास चलेगी।